Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, रीट भर्ती और MP भर्ती हेतु और CTET वगैरह जो शिक्षक भर्तियां हैं उसमें हिंदी शिक्षण के लिए हिंदी शिक्षण के आपके जो 15 प्रश्नों का जो सिलेबस रहता है उससे संबंधित 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। आप इन 1000 प्रश्नों को ज़रूर सोल्व करिएगा। मेरी गारंटी है 15 में से 15 क्वेश्चन किस प्रकार आपके आते हैं आपको इन प्रश्नों को हल करने के बाद पता चलेगा। तो साथियों, बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा कि एक साथ 1000 प्रश्न नहीं है, बल्कि जो हिंदी शिक्षण विधियों की जो टेस्ट सीरीज है उसमें टोटल 1000 क्वेश्चन आपके लिए है मित्रों। और आज का जो टेस्ट ये है जिसमें सिर्फ 25 ही प्रश्न है, ओनली 25 ही प्रश्न है। लेकिन वीडियो जब आप बंद करोगे उससे पहले सिर्फ 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये 25 प्रश्न आपको देखकर ऐसा लगेगा कि यार किसी भी बुक में कहीं पर भी या फिर पढ़ा होगा तो जो बहुत ही ज़्यादा तैयारी करने वाला है सिर्फ वही इस चीज़ को जानता है। जो आज के 25 प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया हूँ मित्रों, मेरिट दिलाने वाले क्वेश्चन है ये, मेरिट दिलाने वाले। मैंने इस चीज़ को महसूस कर रखा है कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल मैं आपके यहाँ पर 40 टेस्ट लेकर आऊँगा। टेस्ट नंबर 1 है साथियों ये। इन 40 टेस्टों में आपके पूरे 1000 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है, स्टडी विद PN लोधा नाम से ही मैंने टेलीग्राम बना रखा है, वहाँ पर रोजाना वीडियो के बाद में बिल्कुल मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा साथियों, बिल्कुल निःशुल्क ही। तो मेरी ये गारंटी है कि इन प्रश्नों को कर लीजिए। आपकी हिंदी की शिक्षण विद्या बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल आपके जो के त्यों ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे मित्रों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। आपको सबसे पहले तो इस टेस्ट को पूरा हल करना है। आपको अपने आप ऐसा लगेगा कि हाँ यार सफलता ऐसे मिलती है साथियों। और आपको PDF कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पर मेरी ये जो टेस्ट सीरीज है इसकी PDF मिल जाएगी। तो मित्रों, पहले प्रश्न में ही आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न है, भाषा सहायक होती है। बिल्कुल आप 5 प्रश्न करके देखिए, ओनली 5 प्रश्न, आपको पता चलेगा। बच्चे के व्यक्तित्व विकास में, बच्चे के सामाजिकरण में, अन्य विषयों के शिक्षण में और उपयुक्त सभी। तो साथियों, भाषा किसमें सहायक होती है आपको ये बताना है। देखिए, बच्चे का जो व्यक्तित्व विकास है उसमें भी होती है, बच्चे के सामाजिकरण में भी भाषा सहायक होती है, अन्य विषयों के शिक्षण में भी होती है। मतलब आपका जो चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी, वो बिल्कुल सही है मित्रों। बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा साथियों। अब देखिए, चैनल से जुड़कर रहिए मित्रों। चैनल पर नए हो तो छोटा सा आप भी हमें सपोर्ट कर दीजिए, एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर कर दे। देखिए प्रश्न 2, कोई बच्चा है छोटा सा, जयशंकर प्रसाद के चित्र का माल्यार्पण करता है। जयशंकर प्रसाद सभी जानते हो, उनका जो चित्र है उन पर माल्यार्पण कर रहा है तथा नित्य उन्हें नमन करता है, रोजाना उसको नमन कर रहा है। इसका संबंध उद्देश्य से है, तो कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? अर्थग्रहणात्मक, अभिव्यक्तात्मक, अभिवृत्तात्मक और सृजनात्मक। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा अभिवृत्तात्मक। अभिवृत्तात्मक मतलब उसकी जो अभिवृत्ति है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके जो मूल्य है, उसका जो दृष्टिकोण है, वो चीज़ें यहाँ पर साफ साफ झलक रही है कि बालक चित्र पर माल्यार्पण कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। तो मतलब ये कौन सा उद्देश्य है? अभिवृत्ति संबंधी उद्देश्य है साथियों। प्रश्न 3 पे चलते हैं मित्रों। तीसरा प्रश्न है, बच्चा पाठ में से समानार्थक शब्दों को छांटकर उसका वर्गीकरण करता है। इसका संबंध किस उद्देश्य से है? अर्थग्रहणात्मक, अर्थव्यक्तात्मक, अभिवृत्तात्मक और अभिरुच्यात्मक। तो मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका प्रथम विकल्प, अर्थग्रहणात्मक। अर्थग्रहणात्मक उद्देश्य का मतलब क्या है कि बच्चा पाठ में, कोई पाठ है, समान अर्थ वाले जो शब्द है उनको छांटकर उनका वर्गीकरण कर रहा है। मतलब उनके जो अर्थ है उसको ग्रहण करने की वो कोशिश कर रहा है। तो बिल्कुल आपका प्रथम विकल्प सही है मित्रों इसमें। प्रश्न 4 पे चलते हैं साथियों। हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य से तात्पर्य है भावों और विचारों को समझना, उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और उपयुक्त सभी। तो साथियों, हिंदी भाषा शिक्षण का मतलब क्या होता है? उपयुक्त सभी जो तीनों चीज़ें हैं, भावों और विचारों को समझना, उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना,
भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, ये सभी चीज़ें हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत आ जाती है। विकल्प नंबर जो चौथा है वो बिल्कुल आपका सही आंसर है। मित्रों प्रश्न 5 पे आते हैं साथियों। आकलन की कौन सी विशेषता नहीं है? जो विशेषता आकलन की नहीं है उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 1 आता है, अधिगम एवं विकास को बल प्रदान करने के लिए होता है आकलन। सभी बच्चों की तुलना एक दूसरे की प्रगति से करने के लिए होता है आकलन। बच्चे की आवश्यकता जानने के लिए होता है आकलन। पाठ्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होता है आकलन। तो इनमें से वो चीज़ बताइए जो आकलन के संदर्भ में गलत है। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा, सभी बच्चों की तुलना एक दूसरे की प्रगति से करने के लिए आकलन होता है। ये बिल्कुल गलत है। एक दूसरे की प्रगति से तुलना थोड़ी की जाती है। जो देखा जाता है कि भाई ये कमजोर है क्या नहीं है, लेकिन तुलना करके आप बच्चों में हीन भावना उत्पन्न करते हो तो ये आकलन की विशेषता नहीं होती। इसलिए मित्रों ये दूसरा विकल्प सही है आपका प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न 6 पे देखते हैं, बाल साध का अर्थ क्या है? मित्रों बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वहाँ पर सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आया होगा। तो भाई साहब क्वेश्चन आते हैं, बुक्स से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो बुक्स कौन सी होती है वो अलग चीज मैटर करता है। बिल्कुल मैं उनमें से आपके लिए क्वेश्चन निकाल के लाऊंगा। तो मित्रों बाल साध का अर्थ है शिशु की पहली किलकारी, बच्चे के शब्द ज्ञान से, बच्चे का शांत स्वभाव और बच्चे की निद्रा। तो मित्रों बाल साध का मतलब होता है कि शिशु की जो पहली किलकारी होती है उसको ही कहा जाता है बाल साध। याद रखिए इसको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल नोटबुक में लिखे, अगर याद था पहले से तो भाई साहब आपकी तैयारी का कोई जवाब ही नहीं है, और नहीं था तो बिल्कुल लिख लीजिए। बाल साध का मतलब क्या होता है? शिशु की पहली किलकारी। चलिए प्रश्न 7 पे आते हैं साथियों। बच्चे सहज स्वाभाविक भाषा का प्रयोग करते हैं स्कूल में, घर में, लिखने में और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सरल स्वाभाविक जो सहज भाषा है बोलने में, जो कठिनाई ना है, वो आराम से बातचीत करते समय बिल्कुल बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के, बिना किसी डर से ही वो भाषा बोल लेते हैं, तो होती है बच्चे की सहज स्वाभाविक भाषा। उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मित्रों जो बालक होता है सहज स्वाभाविक भाषा का प्रयोग घर में करता है। कहाँ पर? घर में, जहाँ पर वो कुछ भी बोल सकता है। स्कूल में वो सोच समझ कर के बोलता है साथियों, लिखने में सोच समझ कर लिखता है वो। इसलिए आपका जो विकल्प नंबर 2 है वो ही सही रहेगा। प्रश्न 8 पे आते हैं मित्रों। मौखिक अभिव्यक्ति का आधार कौशल है। मित्रों ये मिसटाइप है। मौखिक अभिव्यक्ति का आधार कौशल क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और एक व दो। तो मित्रों मौखिक अभिव्यक्ति आप कब कर पाओगे? जब आप किसी चीज़ को सुनते हो भी हो और बोलते भी हो। तो ये आधार कौशल होते हैं, सुनना और बोलना दोनों। मतलब जो चौथा विकल्प है आपका वो सही रहेगा प्रश्न नंबर 8 में। चलिए प्रश्न 9 पे चलते हैं मित्रों। 9वां प्रश्न है, संक्षेपीकरण हेतु अनावश्यक नहीं है व्याख्यान, पुनरावृत्ति, उद्धरण और सार लेखन। पहली चीज़ तो आपको क्वेश्चन समझना है। अगर क्वेश्चन आपको याद है फिर भी आप क्वेश्चन इसको गलत कर सकते हो, और नहीं है तो फिर तो गलत होने के पूरे चांस है। साथियों अगर क्वेश्चन आपको याद भी है फिर भी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? संक्षेपीकरण हेतु अनावश्यक नहीं है। अनावश्यक नहीं है इसका क्या मतलब है? मतलब वो आवश्यक है। क्या है? वो आवश्यक है। तो व्याख्यान, पुनरावृत्ति, उद्धरण और सार लेखन, इनमें से आपका जो दूसरा विकल्प है पुनरावृत्ति, ये संक्षेपीकरण हेतु आवश्यक है, ये अनावश्यक नहीं है मित्रों। बाकी व्याख्यान, उद्धरण और सार लेखन ये अनावश्यक है साथियों। तो मतलब यहाँ पे जो दूसरा विकल्प है वो बिल्कुल आपका सही है प्रश्न नंबर 9 में। चलिए प्रश्न 10 पे चलते हैं मित्रों। 10वां प्रश्न है, भाषण की तैयारी हेतु उपयोगी है श्रव्य दृश्य सामग्री, लिखित अभिव्यक्ति, विषय वस्तु से संबंधित प्रमाणिक सामग्री, उदाहरण और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों कोई भी बालक है वो भाषण देना चाह रहा है किसी भी चीज़ पर, तो भाषण कब देगा? जब उस कोई भी चीज़ पे वो भाषण दे रहा है तो उसकी जो विषय वस्तु है उससे संबंधित प्रमाणिक सामग्री की जानकारी उसे होना चाहिए। उदाहरण भी उसको कि उदाहरण किस प्रकार से देना है, कौन सा उदाहरण देना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी उसको भाषण के पूर्व ही होनी चाहिए। तो विकल्प नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही है कि भाषण की तैयारी हेतु ये उपयोगी है।
चलिए प्रश्न 11 पे आते हैं साथियों। मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है कहानी सुनाना, कहानी पढ़ना, कहानी लिखना और इनमें से सभी। तो मित्रों मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा है, तो कहानी पढ़ना तो मौखिक अभिव्यक्ति नहीं हुआ भाई, ये तो अभिव्यक्ति मतलब बोल करके। तो कहानी सुनाना मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। आप किसी को कहानी सुनाते हो, आपने देखा होगा कि 10 लोग अगर कहानी सुनाएंगे तो उसमें से कोई ना कोई एक बंदा ऐसा रहेगा जो कहानी की जो कथन शैली है उसकी, जो वो बोल रहा है वो बहुत प्रभावी होगी, उसको सब पसंद करेंगे, बाकी 9 लोग उतने प्रभावी नहीं होंगे। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति है। तो मित्रों प्रथम विकल्प आपका सही है। प्रश्न 12 में देखेंगे, बच्चों में भाषण देने के कौशल की शुरुआत की जा सकती है कक्षा 1 में, कक्षा 8 में, कक्षा 5 में और कक्षा 3 में। तो साथियों जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें भाषण देने के कौशल की शुरुआत आप कक्षा 3 से कर सकते हो। कौन सी कक्षा से कर सकते हो? कक्षा 3 से। लेकिन वो भाषण सिर्फ अपनी कक्षा में ही देगा, कक्षा 3 में जो उसकी खुद की क्लास रहेगी वहीं पर वो भाषण देगा। जबकि कक्षा 5 में वो उसका जो संपूर्ण विद्यालय है उस संपूर्ण विद्यालय के सामने वो भाषण दे सकता है, और कक्षा 3 में वो खुद की उसकी जो क्लास है उस क्लास में ही वो भाषण देगा। तो यह शुरुआत की बात की जा रही है, इसलिए आपका कक्षा 3 वाला विकल्प ही सही है प्रश्न नंबर 12 में। चलिए मित्रों प्रश्न 13 देखेंगे। 13वां प्रश्न है, बच्चों को बातचीत का मौका देने से क्या फायदा होगा? कि बालक जब बातचीत करते हैं उसका बातचीत का आप मौका दे रहे हो बच्चों को, तो इससे क्या फायदा, उनको क्या लाभ मिलेगा? मित्रों प्रश्न बहुत व्यवहारिक प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि पूरे टेस्ट को कर लीजिए एक बार, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में ऐसे प्रश्न आते हैं। वह अपने अनुभवों एवं विचारों को प्रकट करने में सक्षम होंगे, शब्द सीखेंगे बालक, तुकबंदी करना सीखेंगे और पढ़ना सीखेंगे। तो साथियों आप बच्चों को बातचीत करने के अगर मौके दोगे तो वो खुद के जो अनुभव हैं, खुद के जो विचार हैं उनको प्रकट करने में वो सक्षम हो जाएंगे। प्रथम विकल्प बिल्कुल आपका यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। चलिए प्रश्न 14 देखेंगे मित्रों। सही कथन है, जो सही कथन है उसका ही चयन करना है। यहाँ अक्षर की पहचान पढ़ना है, अर्थ ग्रहण पढ़ना है, ध्वनि संकेतों का उच्चारण पढ़ना है और इनमें से कोई नहीं। तो मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है पढ़ना क्या है, व्हाट इज रीडिंग, पठन क्या होता है? साथियों पठन का मतलब है अर्थ ग्रहण करते हुए जो बालक पढ़ता है उसको ही कहा जाता है पठन, और यही इसका सत्य कथन है कि जब तक उसको पठन आप नहीं कह सकते जब तक उसका अर्थ बालक को याद नहीं है। तो साथियों अर्थ ग्रहण करना ही क्या होता है? पढ़ना होता है। विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है मित्रों प्रश्न नंबर 14 में। मित्रों प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। 15वां जो प्रश्न है वो है बच्चों की पत्रिका है। पत्रिका देखना है कि कौन सी यहाँ पर जो विकल्प हैं उनमें से बच्चों की पत्रिका में क्या है। समकालीन भारतीय साहित्य, हंस, वागर्त और बाल हंस। तो मित्रों बच्चों की पत्रिका मतलब जो चीज़ें बालकों को पढ़ने के लिए होती है तो वो है बाल हंस। बाल हंस नाम से एक किताब आती है जो बच्चों की पत्रिका के अंतर्गत सम्मिलित होती है। आप देखिएगा बिल्कुल इसी तरह से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं क्वेश्चन विशेष जगह से ही आपके लिए लेकर आया हूँ। कमेंट करके जाए साथियों कि क्या ये प्रश्न आपने पहले हर प्रश्न पढ़ रखा था, और अगर हाँ तो भाई साहब आपकी तैयारी का कोई जवाब ही नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। प्रश्न 16 पर चलते हैं। स्वाध्याय का अभिप्राय है गृह कार्य करना, स्व प्रेरित अध्ययन करना, कक्षा कक्ष में शिक्षण और पाठ को रटना। तो मित्रों स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? जब बालक खुद अध्ययन करता है खुद से प्रेरित होकर तो वो ही कहलाता है स्वाध्याय। स्व प्रेरित अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 16 में। मित्रों कमेंट करके जाए कि कैसा लगा वीडियो, जरूर कमेंट करके जाए यार। वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट भी कर दीजिए। प्रश्न 17 पे देखेंगे मित्रों। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए कौन सी गतिविधियां उपयोगी रहती है? देखिए प्रश्न क्या पूछ रहे हैं। प्राइमरी जो क्लास होती है वहाँ पर बच्चों में जो पढ़ने की प्रवृत्ति है वो उसमें जागृत करनी है। तो क्या करोगे आप? लेखन करोगे, शब्द कार्ड, आत्मकथा व निबंध और जीवनी। तो मित्रों यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं
उनमें सबसे बेस्ट विकल्प है आपका शब्द कार्ड। शब्द कार्ड का आप प्रयोग करोगे। शब्द कार्ड का मतलब क्या होता है कि कुछ कार्ड बने होते हैं जिन पर छोटे छोटे वर्ण लिखे होते हैं, उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो मित्रों उसमें बालक में सीखने की जो रुचि है वो जागृत हो जाएगी। बिल्कुल दूसरा विकल्प ही आपका सही रहेगा। प्रश्न 18 पे आते हैं। द्रुत गति से पढ़ना डिकोडिंग व समझने के बीच का कार्य करता है। यहाँ पर बिल्कुल अंडरलाइन है। तो साथियों यहाँ पर देखिए कि ये जो रेखांकित बिंदु है, इस जगह पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो द्रुत गति से पढ़ना डिकोडिंग व समझने के बीच लेखन का कार्य करता है, पठन का कार्य करता है, सेतु का कार्य करता है या अंतराल का कार्य करता है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा सेतु का कार्य करता है। द्रुत गति से पढ़ना मतलब आप तीव्र बहुत तेज पढ़ते हो। डिकोडिंग व समझने के बीच, डिकोडिंग और समझने के बीच किसका कार्य करेगा? सेतु। जैसे सेतु होता है ना, एक स्थान से जाने के लिए दूसरे स्थान पर जैसे सेतु या पुलिया का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही द्रुत गति से जो पढ़ते हो वो डिकोडिंग और समझने के बीच सेतु का कार्य करता है। विकल्प 3 सही है साथियों। प्रश्न 19 पे आते हैं। लिखना सिखाने के लिए रूप अनुसरण विधि के प्रयोग करने के बाद किस विधि का उपयोग करना चाहिए? रेखा अनुसरण विधि का, अनुलेख विधि का, स्वतंत्र लेखन विधि का और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जब बच्चों को आप लिखना सिखाना चाहते हो तब अगर आपने रूप अनुसरण विधि का प्रयोग कर लिया तो बिल्कुल उसके बाद में आपको अनुलेख विधि का प्रयोग करना चाहिए। देखिए अनुलेख विधि के प्रयोग करने के बाद में फिर स्वतंत्र लेखन विधि का प्रयोग करना चाहिए, और जो रेखा अनुसरण विधि है इसको रूप अनुसरण विधि भी कहा जाता है। रेखा अनुसरण विधि और रूप अनुसरण विधि दोनों एक ही चीज़ है। इनके बाद अनुलेख विधि का प्रयोग करते हैं और फिर स्वतंत्र लेखन विधि का। तो यहाँ पर बिल्कुल विकल्प नंबर 2 सही है साथियों। प्रश्न 20 देखेंगे मित्रों। अच्छी कविता की विशेषता मानी जा सकती है लयात्मकता, बिंबात्मकता, उपदेशात्मकता और एक और दोनों। तो साथियों बिल्कुल यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे कि जो इसका विकल्प नंबर 4 है वो सही है। जो अच्छी कविता है उसमें लयात्मकता, लय भी होना चाहिए और बिंब भी होना चाहिए। बिंब 4 प्रकार के होते हैं, सभी को पता होगा, तो वो बिंब की भी उसकी विशेषता होती है। बिल्कुल चौथा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न 21 पे आते हैं। नाटक को अन्य विधाओं से कौन सा तत्व विलग करता है? कथा वस्तु, भाषा शैली, अभिनयता और पात्र एवं चरित्र चित्रण। तो साथियों देखिए नाटक को अन्य विधाओं से, जैसे अन्य विधाएं भी होती है, एकांकी होती है, कहानी होती है, ऐसे निबंध होते हैं। तो नाटक और इनमें क्या अंतर है? मुख्य रूप से कौन सा तत्व अलग करता है? तो साथियों अभिनयता वाला जो तत्व है वो नाटक को अन्य विधाओं से अलग करता है। कैसे? देखिए अभिनयता को नाटक का प्राण तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राण तत्व भी इसको कहा जाता है। मित्रों अभिनयता का मतलब है कि जो अभिनय किया जाता है वो चीज़ होती है ये। बाकी देखिए कथा वस्तु तो नाटक के अलावा भी होती है, भाषा शैली भी होती है, पात्र और चरित्र चित्रण भी होते हैं। तो ये तो एकांकी में, कहानी में, इनमें भी होते हैं, लेकिन अभिनयता सिर्फ किस में होता है? नाटक में होता है। इसलिए विकल्प नंबर 3 ही आपका सही है। प्रश्न 22 है मित्रों। बच्चे के लिए शुरुआती गीत कौन सा है? बाल साध, लोरी, मल्हार और मांड। तो साथियों बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका जो शुरुआती गीत की अगर बात करें तो उनका जो शुरुआती गीत है वो होती है लोरी। मम्मी जी सुनाती है ना लोरी बच्चे को, तो वो उनका शुरुआती गीत है। बाल साध का मतलब तो क्या है? बच्चे की जो प्रथम किलकारी है वो कहलाता है बाल साध, और बच्चे के शुरुआती गीत क्या है मित्रों? लोरी। सभी ने इसका नाम सुन रखा होगा। विकल्प नंबर जो 2 है वो सही है साथियों। प्रश्न 23 पर आते हैं साथियों। 23वें प्रश्न इस प्रकार आप देख सकते हो, ये रहा आपके प्रश्न नंबर 23। बच्चे के भाषा विकास में मददगार है पहेलियाँ, चित्रकथाएँ, 1 व 2 और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे का जो भाषाई विकास है उसमें बिल्कुल पहेलियाँ भी मददगार होती है और चित्रकथाएँ भी मददगार है। मतलब विकल्प नंबर जो 3 है वो आपका यहाँ सही है, 1 व 2 सही रहेगा। मित्रों आज का सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे। आकलन किया जाता है विभिन्न विशेष क्षेत्रों में सीखने का, बच्चों की रुचि एवं रुझानों का,
बच्चे में शिक्षण से होने वाले परिवर्तनों एवं प्रगति का और उपयुक्त सभी का। तो बिल्कुल साथियों, यहाँ पर विभिन्न विशेष क्षेत्रों में सीखने का भी आकलन करते हैं। बच्चों की जो रुचियाँ हैं, क्या क्या उनकी रुचि है, क्या क्या उनके रुझान हैं, बच्चे के जो शिक्षण हो रहा है उससे क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या क्या प्रगति की जा रही है, इन सभी का ही आकलन किया जाता है। इसलिए जो चौथा विकल्प है वो सही है। साथियों, आज का अंतिम प्रश्न नंबर 25। बच्चा जब पहली कक्षा में विद्यालय आता है तो वह अपनी भाषा में असहज होता है, कमज़ोर होता है, परिपक्व होता है और विद्वान होता है। तो साथियों, जब बच्चा पहली कक्षा में विद्यालय आ रहा है आपके पास, तो यूँ मत सोचो कि उसको कुछ नहीं आता। बिल्कुल उसकी जो मातृभाषा है उसमें वो परिपक्व होकर ही विद्यालय पहुंचता है। इसलिए विकल्प नंबर जो 3 है सिर्फ वो ही सही रहेगा। भाई विद्वान तो होगा नहीं, लेकिन असहज और कमज़ोर नहीं होता है, वो परिपक्व होता है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों। तो कमेंट करके जाए। बिल्कुल 40 टेस्ट में आपके 1000 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखें। इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जो आपने इतना टाइम इस वीडियो को देखने में लगाया। मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों, जो राजस्थान के जो राष्ट्रीय उद्यान है उस पर आ रहा है।